एनसीईआरटी में। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, इनके रिडक्शन की हमें वैल्यूज दे रखी हैं। वो वैल्यूज बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम चेक कर रहे हैं कैसे हैं। स्कैंडियम की वैल्यू नहीं दी, लिख लो स्कैंडियम का ओनली +3 is more stable. It do not show +2. पॉसिबल है लेकिन फैक्ट है कि स्कैंडियम +2 स्टेबल नहीं हो पाता, क्योंकि क्या हो जाता है D1। अब अगर आप 4s में से 2 निकालोगे, हीट करोगे, तो s में से 2 निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी उतने में 3 निकल जाते हैं। D1 में से निकल के क्या बन जाता है, नोबल गैस, जिसकी वजह से स्कैंडियम की भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, सिर्फ एक ही है, कितनी, 3। ठीक है, तो एक ये याद कर लेना, क्योंकि स्कैंडियम का 2 स्टेबल नहीं है। डू नॉट शो याद रखना, ये भी कहीं ऐसे लिखा हो कि आउट ऑफ फॉलोइंग व्हिच डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जिंक तो हमने किया ही था, जिंक ना लिखा हो, स्कैंडियम लिख दे तो आप कह सकते हो, क्योंकि इसकी भी एक ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, कौन सी, 3 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव नहीं। ठीक है, फैक्ट है। अब स्कैंडियम की 2 पॉजिटिव है नहीं, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल उसने दिया नहीं हमें, क्योंकि जब 2 पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करता है ना। बाकियों की वैल्यूज देख लेते हैं, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे -1.63 है, -1.18 है, -0.90 है, -1.18 है, -0.44 है, -0.28, -0.25, इसका प्लस है 0.34 और इसका -0.76। इसके बेस पे जैसे आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं असर्शन रीजन, वो 2-3 स्टेटमेंट बनेंगे जो वैसे आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, है ना। हम एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले कैसे बन सकती हैं चीजें। ये वैल्यूज देख के बेटा आपको असर्शन में एक स्टेटमेंट आ गया प्रीवियस ईयर में कि क्या ये स्टेटमेंट सही है कि मेटल 2 पॉजिटिव से मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट टू राइट जाते हुए डिक्रीज होती है। चेक करो, लेफ्ट टू राइट जाते हुए डिक्रीज होती है, तो ये फैक्ट बन गया है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, देखो माइनस माइनस माइनस, एक ये एक्सेप्शन है, फिर माइनस माइनस माइनस, चलो ये भी प्लस हो गया, एक ये एक्सेप्शन है, ये भी तो माइनस से प्लस एक तरह का डिक्रीज ही हो रहा है ना। तो हम कहेंगे भी पहला स्टेटमेंट ये सही मानेंगे, इंपॉर्टेंट बना के लिख लेते हैं स्टेटमेंट्स क्या क्या सही है। पहला स्टेटमेंट कहीं ऐसे मल्टीपल में लिखा हो, जैसे ज्यादातर आप आजकल प्रीवियस ईयर देखोगे ना, खासकर इस चैप्टर में ऐसे आ रहे हैं भी, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, इनऑर्गेनिक में जो चीजें आ रही है, जो तंग कर रही हैं हमें। 4 स्टेटमेंट दे दिए, 4 में से कौन कौन से हैं जो करेक्ट हैं, ए एंड बी, ए एंड सी, है ना, कौन कौन से इनकरेक्ट हैं, या फिर असर्शन रीजन। तो उसमें एक स्टेटमेंट बन जाएगी ये वाली कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज while moving from left to right, तो हम इसे ट्रू मान लेंगे। चाहे चेक कर लो नेगेटिव वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज, है ना। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ E नॉट रिडक्शन डिक्रीज while moving from left to right, तो इफेक्ट के बेस पे जो एनसीईआरटी में दिया हमने वो लाएंगे। ठीक है, अब इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब ये है, नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब अगर E नॉट टाइटेनियम 2 से टाइटेनियम माइनस का 1.63 है, E नॉट वनेडियम 2 से वनेडियम माइनस 1.18 है, इसका मतलब E नॉट टाइटेनियम से टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, बता सकता है कोई कितना होगा, प्लस का 1.63। E नॉट वनेडियम से वनेडियम 2 पॉजिटिव
ये कौन से पोटेंशियल है बेटा? ऑक्सीडेशन। बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रहे हैं फिर? 1.63 1.18 ऑक्सीडेशन क्या हो रहे हैं? डिक्रीज। इसका मतलब इसका एक्चुअल मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रहे हैं? डिक्रीज। ऑक्सीडेशन डिक्रीज होने का मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, मेटल से मेटल 2 पॉजिटिव बनने की टेंडेंसी। बताओ अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहे हैं, फिर से देखते हैं, माइनस को मैंने प्लस कर दिया, चीज समझ आ रही है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ी है हमने, माइनस को मैंने प्लस कर दिया, समझ आ रहा है? पॉजिटिव वैल्यू से हमें क्लियर हो जाएगा भी ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1.63 ज्यादा था, 1.18 क्या है? कम है। इट मीन ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। इट मींस ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना? ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है। ये सीधा सीधा ऐसे याद करो भी ऑक्सीडाइज होना मींस इलेक्ट्रॉन लूज करना, और इलेक्ट्रॉन लूज करना ठीक है डिक्रीज होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड वाले मेटल होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप राइट साइड जाते हो उनका करैक्टर कौन सा होने लग जाता है? नॉन मेटल वाला। क्या नॉन मेटल लूज करते हैं? नहीं करते। तो बात सीधी हो गई भी इस साइड स्कैंडियम टाइटेनियम ये तो क्या है? मेटल की साइड है। अल्कली अल्कलाइन बहुत इजीली लूज करते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले लूज करने चाहिए। राइट साइड जाते आते लूज करने की टेंडेंसी क्या होती जा रही है? कम। तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी वैसे भी कम होती है पीरियोडिक टेबल में, हमें पता है, तो उससे आप रिलेट कर लो भी हाँ ये तो सही है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम होती है, मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होते हैं, वही चीज ये कह रहा है कि नेगेटिव वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो जाएगा बेटा। तो नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज को हम ऐसे याद रखेंगे भी ठीक है डिक्रीज हो रही है, लेकिन इसका मीनिंग क्या हो गया? इट मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स जनरली डिक्रीज, है ना? ये जनरली डिक्रीज क्यों हो रहे हैं? इट मींस दिस इज बिकॉज tendency to oxidize decrease from left to right। ये वैसी पीरियोडिक टेबल के लिए सही है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम होती है, क्योंकि मेटालिक करैक्टर कम होता है, नॉन मेटालिक क्या होता है? ज्यादा। बात समझ आ गई? हो जाएगा बेटा। तो लाइन भी एनसीईआरटी की दी हुई है, हम इसे सही मान के चलेंगे। कभी सर्टेन रीजन आ जाए हम कहेंगे ठीक है ये पढ़ाया है हमें कि नेगेटिव वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। लेकिन इसका मीनिंग भी हमें समझाया है कि नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है। और ये हमें वैसे भी पता है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हुए नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ता है तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होती है? डिक्रीज। तो इसे ऐसे हो जाएगा बेटा। क्लियर है तीनों पॉइंट? फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूं, ये चेक करो ये समझ आ रहा है नहीं। फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ मेटल 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या ये स्टेटमेंट सही मानोगे या नहीं? स्टेबिलिटी ऑफ मेटल 2 पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। हमने क्या कहा? ये होने के चांसेस, ऑक्सीडाइज होने के चांसेस क्या हो रहे हैं? कम। अगर ये कम हो रहे हैं तो बेटा मैं कंक्लूजन ये भी निकाल सकता हूं, इसका मतलब ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि इसकी स्टेबिलिटी क्या है? कम। हाँ अगर ये ज्यादा स्टेबल हो जाए फिर तो ये बनेगा भी। इसका मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट हो गया कि स्टेबिलिटी ऑफ मेटल 2 पॉजिटिव क्या होती है? डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो एक अलग से स्टेटमेंट आ गया भी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हम कहेंगे हाँ ये भी सही है। स्टेबिलिटी ऑफ 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम से लेके जिंक की तरफ जाएंगे तो इनके बनने के चांसेस क्या होते जाएंगे? कम, डिक्रीज होते जाएंगे। क्लियर है? हो जाएगा अभी। अब इस बेस पे फिर मैं ये एक्सेप्शन एक्सप्लेन करूंगा आपको। कहता है मैग्नीज का और जिंक का ज्यादा नेगेटिव क्यों है? मैग्नीज और जिंक में एक्सेप्शन क्यों है? तो मैग्नीज और जिंक का ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब ये है भी ऑक्सीडेशन ज्यादा पॉजिटिव है, 1.18 हो गया,
जिंक का ऑक्सीडेशन भी ज्यादा क्या है, पॉजिटिव, है ना। चेक करो क्या ये सही लिखा मैंने, रिडक्शन की जगह मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। अब ये एक्सेप्शन बीच में जो सर्कल है ये एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी ये ज्यादा नेगेटिव क्यों है, तो आप इसे ज्यादा नेगेटिव को पहले चेंज कर देना। आपको ज्यादा नेगेटिव का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन क्या है, पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव। बताओ ऑक्सीडेशन ज्यादा पॉजिटिव का मतलब क्या, ये ले लेंगे ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इनकी ज्यादा है। तो इनमें ऐसा क्या हो गया कि मैग्नीज से मैग्नीज क्यों पॉजिटिव ज्यादा बनने लग गया, इनमें ऐसा क्या है, जिंक से जिंक क्यों पॉजिटिव ज्यादा क्यों बनने लग गया, इनमें ऐसा क्या है, क्या कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ तो फिर ऐसे रिलेटेड हो गया सारी चीज, है ना। तो एक्सेप्शन ऐसे निकल गई हमारी। हम कहेंगे भी ये D5 क्या होता है, हाफ फिल्ड स्टेबल, हाफ फिल्ड स्टेबल। ये क्या है, D10 फुली फिल्ड स्टेबल। ठीक है, तो ये हमें ऐसे भी पूछेगा भी बताओ ये मैग्नीज में और जिंक में क्या कोई एक्सेप्शन थी नेगेटिव वैल्यू में, हम कहेंगे हाँ ये ज्यादा नेगेटिव थी एक्सपेक्टेड से। ज्यादा नेगेटिव का मतलब रिडक्शन अगर ज्यादा नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन से आप सोचना भी ऑक्सीडेशन ज्यादा पॉजिटिव है। ऑक्सीडेशन ज्यादा पॉजिटिव है मींस ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। इनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा इस वजह से हो गई क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हुए स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। ये D5 ज्यादा स्टेबल है, ये D10 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो वैल्यूज हैं बेटा इसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं कि ये वैल्यूज हैं, इनके बारे में 2-3 पॉइंट हैं। पहला, नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो रही है, हम कहेंगे हाँ सही था कुछ हद तक। इसे हमने एक्सप्लेन किया अभी, नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब पॉजिटिव बढ़ रही है, पॉजिटिव बढ़ रही है। नेगेटिव वैल्यू अगर नेगेटिव वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव भी डिक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन डिक्रीज हो रहे हैं मींस ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो रही है। और ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम ही होती है, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हो वो तो नॉन मेटालिक इलेक्ट्रा आता है, लूज ही नहीं करते, तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या हो रही है, पहला इंप्रूव हो गया। ठीक है, सेकंड, इससे एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन निकला भी अगर ऑक्सीडाइज नहीं हो रही इसका मतलब जो 2 पॉजिटिव बनना था वो कहीं ना कहीं उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, वो भी सही हो गया। तीसरा, बीच बीच में 2 एक्सेप्शन आई है, एक तो मैग्नीज की ज्यादा नेगेटिव आई है, एक जिंक की, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया भी उनमें क्या है एक्सेप्शन, एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फिगरेशन। क्लियर है, तो 2-3 वैल्यू ये भी लिख लेना, 2-3 कॉम्प्लिकेट से पॉइंट है, जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो मे भी आपको ये लाइनें समझ ना आए लेकिन अब समझ आ जाएंगी इसे पढ़ के। ठीक है, कर लो अभी आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं। एक स्कैंडियम 3 पॉजिटिव वाला पॉइंट भी याद रखना क्योंकि इन टेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि विच एलिमेंट डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसमें आंसर उसने जिंक नहीं दिया, स्कैंडियम दे रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना भी स्कैंडियम 2 नहीं होता, क्या है स्कैंडियम 3। ठीक है, कर लोगे आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई कैसे कैसे वेरी करते हैं, तो बताओ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई पीरियड में जाते हुए कैसे वेरी करते होते हैं। ये हमने पीरियोडिक टेबल में ही आपको पढ़ा दिया था सारा टॉपिक। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई पीरियड में जाते हुए क्या होते हैं, डिक्रीज, ग्रुप में जाते हुए क्या होते हैं, इंक्रीज। ये जनरल ट्रेंड है, लेकिन इसे मैंने आपको एक्सेप्शंस वहीं पढ़ा रखी हैं, +1 में हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा दी थी एक्सेप्शन, है ना। पहले स्कैंडियम वाले में देखते हैं हम, 3D सीरीज में, ट्रांजिशन सीरीज में क्या हो रहा है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। किसी को याद आ रहा है एक्सेप्शन कहाँ कहाँ थे, कोई बताओ। इनके तो ऑलमोस्ट सेम थे बेटा, इसका थोड़ा सा ज्यादा, इसका ज्यादा, याद है। तो एक्सेप्शंस हैं, हम कहेंगे ठीक है डिक्रीज होते हैं, नो डाउट डिक्रीज होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन वो डिक्रीज अप टू मिडल है ना। देयर इज रेगुलर डिक्रीज अप टू मिडल, रेगुलर
डिक्रीज अप टू मिडल। इसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख दो भी पीरियड में जाते हुए क्या होते हैं साइज डिक्रीज। हमें एक्सप्लेनेशन इसका देना पड़ेगा कि ये सेम क्यों है, साइज सिमिलर है, ये इंक्रीज कैसे हो गया और ये इंक्रीज कैसे हो गया। इट मींस आपको जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है वो मुझे आयरन कोबाल्ट का सेम क्यों है ये देनी है। वाई साइज ऑफ आयरन कोबाल्ट एंड निकल आर सिमिलर। किसको याद है आंसर क्या था? पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है जिससे रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है ना। तो यहाँ D6 आ जाएगा बेटा। आयरन में चेक करते हैं, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन आएगी 4s2 3d6। D6 का मतलब इसमें पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है 1 2 3 4 5 6 और पेयरिंग से रिपल्शन बढ़ेगी। रिपल्शन बढ़ेगी तो नेट अट्रैक्शन जो होनी थी वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा साइज बढ़ने लग जाता। बढ़ने लग जाता मीन जितना डिक्रीज होना चाहिए था उतना नहीं हो पाता। कोबाल्ट में भी 2 पेयर हो जाएंगे, निकल में भी 3 पेयर हो जाएंगे, इससे पहले नहीं थे। इसका मतलब ये पेयरिंग की वजह से जो रिपल्शन बढ़ने लगी है उसी वजह से ऐसा हो रहा है ना। तो आंसर लिख लेते हैं। आंसर इज इन FeCO and nickel, pairing of d electrons starts so due to increase in repulsions, decrease in size become less। जो साइज में डिक्रीज होना था वो क्या हो जाता है वेरी लेस। क्योंकि रिपल्शन आ गई, अट्रैक्शन की वजह से साइज छोटा होना था। अट्रैक्शन बढ़ती है तो साइज छोटा होता है, रिपल्शन बढ़ती है तो साइज में जो छोटा होना था वो कम होगा, कंपनसेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाते हैं ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, मल्टीपल में आंसर सिर्फ इतना लिखा होगा दैट इज ड्यू टू पेयरिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। बस कर लोगे बेटा। पेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन स्टार्ट so due to increase in repulsions decrease in size become very less। ठीक है, ऐसे हो। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है why size of copper is slightly bigger than nickel fully filled due to fully filled D10 configuration। आंसर is कॉपर में कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d10 तो D10 fully filled कॉन्फ़िगरेशन, जिससे स्क्रीनिंग काफी ज्यादा बढ़ जाती है, रिपल्शन काफी बढ़ जाती है, आपस में सारे ही पेयर हो गए। रिपल्शन बढ़ जाएंगी तो फिर से अट्रैक्शन कम हो जाएगी, उल्टा साइज बढ़ गया। ठीक है, हो जाएगा बेटा। सेम फॉर जिंक के लिए। थर्ड जिंक के लिए क्या लिखें? जिंक हैज बिगर साइज देन एक्सपेक्टेड। इसमें आप स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें 4s2 3d10 है और ऐसे स्टेबल को हम नोबल गैस तो नहीं कहते, इसे एक नाम देते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और जितने भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उनमें हमेशा साइज हमने नॉर्मल भी लिखा हुआ है, नोबल गैसेस का हमेशा बिगर रहता है, क्योंकि नोबल गैसेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उनके वंडरवॉल एरिया लेने पड़ते थे। वंडरवॉल हमेशा क्या होते हैं बड़े, इसमें स्यूडो नोबल गैस लिखने से भी हमारा काम चल जाएगा, ये इसलिए बिगर। ठीक है, चलो तो साइज का ट्रेंड आएगा।
कहीं आ जाए, वैसे तो आया नहीं आज तक क्वेश्चन, कहीं आ जाए मैग्नीज का भी थोड़ा सा बिगर है एक्सपेक्टेड से, एक्सपेक्टेड से बिगर है, तो उसमें भी क्या कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? हाँ, तो मैग्नीज का इसमें 137 लिख रखा है, जिंक का भी 137 लिख रखा है, दोनों का इक्वल लिख रखा है साइज, है ना। तो मैग्नीज में भी वैसे तो पूछेगा नहीं, कभी आ जाए तो थोड़ा सा देख लेना भी, कुछ ना कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कर लोगे? अब चलते हैं ग्रुप्स में। अगर ग्रुप्स में जाते हैं तो क्या होता है, वो भी पढ़ा हुआ हमने। बताओ, फर्स्ट से सेकंड जाते हुए क्या होता है? इंक्रीज ट्रेंड इन ग्रुप। ट्रांजिशन सीरीज 1 से 2 जाते हुए क्या होगा? 2 से 3 जाते हुए क्या होगा? यहाँ पे तो क्या होता है? इंक्रीज होना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या है? सेम। इसका रीजन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सीधा लिख दूं बेटा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, याद है सबको? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हमने इसीलिए पहले पढ़ा ही हुआ था सारा साइज का। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मींस कॉपर सिल्वर गोल्ड का जो आपको क्वेश्चन मिलेगा साइज का, कॉपर सिल्वर गोल्ड सेम ग्रुप है, कॉइन इज मेटल। कॉपर से सिल्वर तो क्या होता है? ज्यादा, लेकिन सिल्वर और गोल्ड का ये साइज ऐसे मिलेगा, सिमिलर साइज। ये सिमिलर साइज की वजह से आगे लास्ट पे प्रॉपर्टी आ जाएगी एलॉय फॉर्मेशन। इनमें मिक्सिंग बड़ी अच्छी होती है, सिल्वर में गोल्ड डाल दो, गोल्ड में सिल्वर डाल दो, पता नहीं चलता, क्योंकि साइज क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। कुछ एटम हट के उसकी जगह ले लेंगे, पैकिंग वैसी की वैसी रहती है ना। तो साइज सेम होने की वजह से इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दे कैन फॉर्म एलॉयज। 2-3 मेटल को आप मिक्स करके एलॉय बनाते रहते हो। ठीक है, हो जाएगा बेटा अभी। लेकिन इसमें एक जगह एक्सेप्शन थी, ये ट्रेंड एक जगह फॉलो नहीं होता, स्कैंडियम, यटेरियम, लैंथेनम। क्योंकि लैंथेनम कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनम के बाद स्टार्ट होती है, लैंथेनम के बाद जो है 4F भरने स्टार्ट होते हैं। याद है सारा टॉपिक? 4F भरते थे, एफ की स्क्रीनिंग क्या होती है? पुअर, जिसकी वजह से लैंथेनम कॉन्ट्रैक्शन हो गई थी। तो स्कैंडियम, यटेरियम, लैंथेनम इनमें नहीं होता, इनमें रेगुलर इंक्रीज है। हाँ, इसके बाद यटेरियम, इसके नीचे आएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम के नीचे जिरकोनियम, हाफनियम, इनमें स्टार्ट हो जाएगा। इनमें ये इंक्रीज है, ये ऑलमोस्ट क्या है? सेम। ठीक है, यहाँ पे सिमिलर साइज इस वजह से है क्योंकि लेंथेनल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ लेंथेनम के बाद 4F भरते थे, जिसकी वजह से लेंथेनल कॉन्ट्रैक्शन आती है। तो इसलिए खुद लेंथेनम में नहीं ये होता, लेंथेनम के बाद वालों में इसका इफेक्ट दिखता है हमें, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कर लो बेटा, ये टॉपिक हमने पहले से पढ़ रखा है। आगे कर लें। 7th प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एंथैल्पी। नॉर्मल ट्रेंड देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होता है पीरियड में? इंक्रीज। देखो एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या है? एक्सपेक्टेड इज आयनाइजेशन एंथैल्पी should increase from left to right. ठीक है, लेकिन ये भी कह रहे हैं रेगुलर नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट but not regularly.
रेगुलरली नहीं हो रही। रीजन वही है, बीच बीच में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनने लग जाएंगी। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनने लग जाएंगी तो जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम में 4s1 है तो वो तो जल्दी निकाल देगा एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसे पता है एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 3d5 रह जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसी कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनने लग जाएंगी, क्योंकि जब एक निकल जाता है उसके बाद दोबारा रीअरेंज हो जाता है उनका अरेंजमेंट जो है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वाला स्टेबल हो जाएगा, इसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। तो हमें सिर्फ बस इतना लिखना है भी, ठीक है रेगुलरिटी है कहीं कहीं, लेकिन इसमें कहीं कहीं क्या है इरेगुलरिटी, और उसका रीजन सिंपल, जैसे क्रोमियम में लिख देता हूं मैं। क्रोमियम के केस में क्या है 4s1 3d5 है, और अगर मैं क्रोमियम पॉजिटिव बना दूं तो ये क्या रह जाएगा 3d5 स्टेबल बन जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगी, है ना, क्लियर है। तो इसलिए जनरली रेगुलर ही है, बस इतना भी लिखना है साथ में, इंक्रीज ही लिखना है हमने, कोई डिक्रीज नहीं लिखा कहीं पे, इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बस इतना लिख देना है साथ में कि नोट रेगुलर। कर लो बताइए, नीचे आते हुए देख लो ग्रुप में, ग्रुप में क्या होगा इंक्रीज, हाईएस्ट एनर्जी इंक्रीज while moving from first to second, second to third, जाते हुए क्या होगा इंक्रीज होगा। बाकी इसे एक बार रीड कर लेना, वही बीच बीच में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, D5 बन गया उसकी वजह से स्टेबल है, ये दिया हुआ है, ठीक है, कर लोगे अभी। ये भी आयनाइजेशन थेरेपी वाला टॉपिक भी हमने पढ़ रखा है ऑलमोस्ट, वहां पे आपको लिखवाई हुई है एक्सेप्शंस, बोरॉन फैमिली में ज़िगज़ैग ट्रेंड है, इसमें लिखवाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, इनमें फिर से जो मेन क्वेश्चन आएगा वो इसमें से आएगा, ये नई प्रॉपर्टी है इसके लिए। दे आर बेस्ट कैटलिस्ट, जितने भी आपके रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक के, इनमें ज्यादातर कैटलिस्ट यूज होते हैं, मैक्सिमम कैटलिस्ट यूज्ड इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, वो कौन से हैं, डी ब्लॉक के, ठीक है। तो इनकी ज्यादा जो प्रॉपर्टी है कैटलिस्ट प्रॉपर्टी के बारे में पूछेगा, जैसे कुछ एक रिएक्शन में लिख रहा हूं, आप कैटलिस्ट याद करो, इनके कौन कौन से पढ़े हैं हमने, इथीन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन अमोनिया, चक्रों को याद आ रहे हैं तो, पहला निकल, और निकल के बिना प्लेडियम और प्लाटिनम, ईथेन बन जाता है। इसमें कौन सा होता है, आयरन, हेबर प्रोसेस, ठीक है। इसमें लिख लो वनेडियम पेंटॉक्साइड, और इसे नाम हम पढ़ेंगे आगे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस आएगी एक, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये में पी ब्लॉक में आएगा। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी में डाल के बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन आएगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। तो ज्यादातर जितने हमने अभी पढ़े हैं, मैंने ज्यादा नहीं लिखे, इसमें काफी दिए हुए हैं, है ना, वो हम पढ़ लेंगे आगे जब रिएक्शनें आ जाएंगी पी ब्लॉक की, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा, काफी ज्यादा यूज करते हैं कैटलिस्ट। जितने भी कैटलिस्ट हैं वो कहता है ज्यादातर कौन से यूज होते हैं, दे आर डी ब्लॉक। अब इसका क्या रीजन है ये हम समझ रहे हैं, डी ब्लॉक में ऐसा क्या है कि कैटलिस्ट यूज होते हैं, रीजन क्या है, इनमें ऐसा क्या स्पेसिफिक है, दो रीजन दिए हुए हैं। मेन रीजन दिया हुआ है, दिस इज ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स,
इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, जिसकी वजह से काफी जगह पे they can easily form intermediate having low activation energy। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये क्या करते हैं, दे कैन फॉर्म इंटरमीडिएट्स हैविंग लो एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे हमने पढ़ा था कैटलिस्ट का मेन मकसद क्या होता है, भी कोई और ऑल्टरनेटिव पाथ दे दे, कुछ ऐसा बना दे जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। तो क्या होता है, सल्फर से ऑक्सीजन रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाना तो इजी रहता है। अगर हम सल्फर को बर्न करते हैं जनरली, मान लो सल्फर को आप बर्न कर देते हो, तो जो पहले स्टेप में बनती है वो क्या बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड को आगे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड से ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए हम यूज कर लेते हैं वनेडियम पेंटाऑक्साइड। इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से अब ये 5 है और हमें पता है ये 4 भी कर सकता है। वनेडियम की चेक करो वेरिएबल क्या क्या थी, 4s2, 3d कितना होता है वनेडियम में, 3, तो मिनिमम है 2, मैक्सिमम 5। इसके लिए 5 4 3 करना इजी है। क्या होता है, ये 5 है, 5 से एक ऑक्सीजन इसे दे देगा और खुद क्या बन जाएगा, खुद बना लेता है वनेडियम टेट्राऑक्साइड। 5 से कितना बन गया, 4, ठीक है। अब ये 4 से 5 भी दोबारा इजीली बन जाता है क्योंकि वेरिएबल है दोनों की, और 4 से 5 बनाने के लिए जो ऑक्सीजन है वो दोबारा से कहां से ले लेगा, एयर से। तो इसका मतलब एक इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, कैरियर का काम कर रहा है। अभी SO2 खुद नहीं ले रहा, लेकिन SO2 को कौन लाके दे रहा है ऑक्सीजन, वनेडियम पेंटाऑक्साइड। वनेडियम पेंटाऑक्साइड अपना ऑक्सीजन इसे दे देता है, खुद ऑक्सीजन दोबारा कहां से लेता है, एयर से, फिर अपना ऑक्सीजन इसे दे देता है, फिर दोबारा कहां से लेता है, एयर से। इससे SO2 जल्दी से किसमें कन्वर्ट होता रहता है, SO3, ठीक है। तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, और ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीजन 5 भी पॉसिबल है और 4 भी पॉसिबल है, इस वजह से। कर लोगे बेटा, ऐसे एक एनसीईआरटी में भी एग्जांपल लिखा हुआ है, वो भी लिख लो। I नेगेटिव प्लस थायोसल्फेटो बोलते हैं इसे। इसकी रिएक्शन क्या था, आयोडीन और सल्फेट में कन्वर्ट होता है। ये वैसे तो स्लो है, लेकिन अगर इसमें हम फेरिक डाल दें तो फेरिक एक्ट एज कैटलिस्ट। फेरिक इसमें कैटलिस्ट का काम करता है, और इसे फिर से उसने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे समझाया है। जनरली मैक्सिमम आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हम पढ़ते हैं, फेरस और फेरिक, है ना। अगर हमने फेरिक डाल दिया तो उसने रिएक्शन कैसे फास्ट की, स्टेप 1, ये कहता है फेरिक जो है ये डायरेक्ट रिएक्ट करने लग जाएगा आई नेगेटिव से, आई नेगेटिव को कन्वर्ट कर देगा आयोडीन में और इसे आयरन 2 पॉजिटिव में। चेक करो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन, लिखो इसके ऊपर, किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन है। आयोडीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। अब स्टेप 2 में जब आयरन 2 पॉजिटिव है, इसकी रिएक्शन कहीं H2O8 से भी हो जाती है जल्दी से, ये बन जाता है सल्फेट, और ये दोबारा से बन जाता है आयरन 3। फिर से चेक करना सल्फर का कितना कितना चेंज हो रहा है, 2x -16 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू कितना है 7, 7 से 6 हो रहा है रिडक्शन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो फिर से आयरन इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, आयोडाइड को खुद ऑक्सीडाइज करवा देगा, पहले आयरन 2 बन जाएगा, आयरन 2 दोबारा खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा आयरन 3 में, आयरन 3 दोबारा यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे इंटरमीडिएट बना के काम कर रहे हैं,
फिर से रीजन क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, दिस इज ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कर लोगे बेटा? तो आंसर मेन तो यही लिखा हुआ है, 2-3 तो कैटलिस्ट याद करने हैं। एक तो वनेडियम पेंटॉक्साइड वाला कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, एक आयरन हो गया हैबर प्रोसेस में, एक ये वाला हो गया, और 2 मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है, इसमें एक लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, मैंने आपको 2 दे दिए, वनेडियम का भी बता दिया कि आप ऐसे दिखा सकते हो, है ना, ऐसे होगा हो जाएगा। मल्टीपल में इतना लिखा रहेगा। असर्शन रीजन टाइप आते हैं, असर्शन ट्रांजिशन मेटल्स आर गुड कैटलिस्ट, हम कहेंगे सही है। रीजन क्या लिखा होगा, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दे फॉर्म इंटरमीडिएट्स हैविंग लो एक्टिवेशन एनर्जीज, ऐसे होगा, ठीक है, कर लो। नेक्स्ट एक सेकंड फिर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लो, इसका वैसे तो ज्यादातर आएगा नहीं। सेकंड रीजन इसका एक ये भी रहता है, they are good catalyst, they are good catalyst due to unbalanced valences on surface। ये एक्चुअली हमने एक टॉपिक अभी एक चैप्टर छोड़ा हुआ है सरफेस केमिस्ट्री, उसमें आ जाएगा आपको। अनबैलेंस्ड वैलेंसीज वाला टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अनबैलेंस्ड वैलेंसीज का क्या मतलब है, कई बार सरफेस के ऊपर जो मेटल एटम्स हैं उनकी वैलेंसी जो है सेटिस्फाइड नहीं होती। चेक करो, अगर हम सरफेस वाले निकल और अंदर वाले निकल की बात करें, ये मान लो निकल का कोई मैंने पीस ले लिया, इस निकल को सर्कल किया और इस निकल को सर्कल किया, इनके बॉन्ड्स काउंट करो कितने कितने बने हुए हैं दोनों के, अंदर वाले के कितने बन रखे हैं, ये निकल 1 दे दिया मान लो, ये 2 दे दिया, क्या सेम बॉन्ड्स हैं बेटा? नहीं है, है ना, सेम बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब सरफेस वाला निकल जो है, क्या उसे जितने बॉन्ड बनाने चाहिए थे उतने मिल रहे हैं? नहीं। इसका मतलब सरफेस वालों को थोड़ा सा लॉस रहता है। कैसे कि अंदर वाले तो खुश हैं, उनके तो जितने बॉन्ड बन सकते थे बना के बैठे हैं, लेकिन सरफेस वालों के कंपैरेटिवली बॉन्ड्स क्या बन रखे हैं, कम। कम बनने की वजह से हम कहते हैं देयर आर अनबैलेंस्ड वैलेंसीज। इस निकल को एक बॉन्ड और चाहिए, अगर ये इसके साथ इसके जैसा होना चाहता है, इस निकल को एक बॉन्ड और चाहिए, इस निकल को 2 बॉन्ड और चाहिए। ये जो और बॉन्ड रह गए इनके नहीं बने और बनाने हैं, इन्हें मैंने क्या नाम दिया है, अनबैलेंस्ड कह सकते हैं ऐसे, अनबैलेंस्ड। ये अनबैलेंस्ड वैलेंसीज होने की वजह से भी इंटरमीडिएट बनाने में हेल्प होती है। कैसे, जैसे इसके ऊपर से हाइड्रोजन और इथीन पास होते हैं, तो हाइड्रोजन और इथीन यहाँ पे बॉन्ड बनाते रहेंगे, ये H यहाँ पे लग जाएगा, ये H यहाँ पे लग जाएगा। इससे क्या होगा, निकल ने वैलेंसी पूरी कर ली अपनी, इससे H का बॉन्ड वीक हो जाएगा, क्योंकि H ने एक ही बॉन्ड बना सकता है, या तो इधर बना ले या इधर। अगर H का बॉन्ड टूटने लग जाएगा तो H एटम बन जाएंगे। अब बताओ H एटम की रिएक्शन H2 मॉलिक्यूल के कंपैरेटिवली फास्ट होएगी या स्लो होएगी? फास्ट हो जाएगी, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी दे दी एक तरह की, बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती थी वो क्या थी, एक्टिवेशन। वो बॉन्ड तोड़ने में किसने हेल्प कर दी, निकल ने। निकल का खुद का फायदा हो रहा था, निकल का खुद का फायदा हो रहा था, उसके खुद वैलेंसी पूरी करने में इसने इसका बॉन्ड तोड़ दिया, इसका बॉन्ड तोड़ दिया मींस एक्टिवेशन एनर्जी दे दी, एक्टिवेशन एनर्जी की रिएक्शन क्या हो गई, फास्ट। ठीक है, ये और डिटेल हम पूरा चैप्टर यही वाला है हमारा, सरफेस केमिस्ट्री एक पूरा चैप्टर है, वहां यही कहानी दोबारा पढ़ेंगे हम सारी, है ना। एडजॉर्प्शन कहते हैं इसे, लिख लो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। जो सरफेस पे अनबैलेंस वैलेंसीज होती हैं उनकी वजह से जो मॉलिक्यूल आके लगते जाएंगे, इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, एडजॉर्प्शन। तो इसीलिए कहीं वर्ड आपको आ जाए भी क्या ये एडजॉर्प्शन कैटलिस्ट भी होते हैं, तो समझोगे, आपको आ जाए भी निकल एक्ट एज एडजॉर्प्शन कैटलिस्ट, तो क्या ये वर्ड समझ आ जाएगा आपको? हम कहेंगे हाँ एडजॉर्प्शन कैटलिस्ट है। एडजॉर्प्शन का मतलब यही है कि सरफेस पे इसे अपने लगा लेगा, इसे कहते हैं एडजॉर्प्शन, है ना। तो दोनों रीजन है, वेरिएबल वैलेंसेस एंड अनबैलेंस्ड वैलेंसीज। दोनों का काम एक ही है कि वो इंटरमीडिएट बनाते हैं, ऐसे वाले जिनको बनने में एक्टिवेशन कम लगती है। एक्टिवेशन कम लगती है तो एक ऑल्टरनेटिव पाथ मिल रहा है। एक पाथ है कैटलिस्ट, देखो ऐसे होता था, हमने डायग्राम बनाई थी काइनेटिक्स में कि वैसे तो इसे ऊपर तक जाना पड़ता है ना। ये वाली क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी।
लेकिन इसमें एक ऑल्टरनेटिव पाथ देना है कैटलिस्ट ने, जिसकी एक्टिवेशन क्या होगी, कम। यहां से चल जाएगा। ये पाथ जो दिया है ये किसने दिया है, कैटलिस्ट ने दिया है। तो ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो इंटरमीडिएट बना लिया उसने, उसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। कम होगी तो बैरियर क्रॉस क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगी, फास्ट। तुमने कनाटिक्स भी साथ साथ ध्यान रखा है कि कनाटिक्स का भी वो जो हमने लिखा था अभी, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, उसी को एक्सप्लेन किया यहाँ पे। अब ये एक्सप्लेनेशन आप वहां भी दे सकते हो ना कि कैटलिस्ट कैसे काम कर सकता है। कोई भी वनेडियम वाली एग्जांपल देके समझा दो, जाए कर लोगे बेटा ये भी, ठीक है, हो जाएगा। लास्ट दो प्रॉपर्टीज और दी हुई है, नेक्स्ट लिख लो। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी दी हुई है इसकी, 7th नंबर आ गया, 8th, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। कैटलिस्ट में दो ही क्वेश्चन बनते हैं बेटा, एक तो नेम याद रखने हैं, भी हेबर प्रोसेस में कौन सा था, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा था, वनेडियम पेंटॉक्साइड, या फिर ये जो I नेगेटिव और H2O8 की है इसमें क्या है, फेरिक। दूसरा कैसे करते हैं, इंटरमीडिएट बनाते हैं हैविंग लो एक्टिवेशन। ज्यादा ज्यादा कभी स्टेप्स में लिखे, मैकेनिज्म लिख के दे दे तो हम पहचान लेंगे भी हाँ ये सही है या गलत है ना। ऐसे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर। इंटरस्टिशियल कंपाउंड एक इनका और इंटरेस्टिंग फीचर है, ये बिना बॉन्ड बनाए भी और एटम्स के साथ मिक्सिंग कर सकते हैं। कैसे, इनके साइज ना तो ज्यादा बड़े हैं ना ज्यादा छोटे हैं, कंपैटिबल हैं। क्योंकि अगर हम बात करें एस ब्लॉक, फिर आता है डी ब्लॉक, फिर क्या आता है पी ब्लॉक। सबसे बड़े साइज किसके हैं, एस के, बिगर साइज। बताओ इधर जाते आते पीरियड में क्या होता है, छोटा, तो इसके साइज क्या होंगे, स्मॉल। इसके हम कहते हैं भी कंसिडरेबल है, ना तो ज्यादा बड़े हैं ना ज्यादा छोटे हैं, है ना। अच्छे साइज हैं इसके जो हमें चाहिए, ये कंसिडरेबल साइज हैं जो हमें चाहिए होंगे, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे। और इसका फायदा एक हमें ये हो गया कि जब इनका मेटल का स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एटम्स हैं, सफियर मान ले, सफियर किसी ना किसी तरह ऐसे पैक हुए होंगे, है ना, आपस में क्लोज पैक हो गए, सॉलिड बन गया। इस सॉलिड बनने से बीच में देखो सर्कल है, आप कितना भी जोर लगा लो सफियर को बिल्कुल टाइट पैक तो कर नहीं सकते, खाली जगह बचेगी। वो खाली जगह जो बचती है इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड, है ना, ऐसे बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड। अब क्या हो रहा है बेटा, जो इसके वॉइड जो है ना, इंटरस्टिशियल वॉइड, इनके साइज बाय चांस हुआ, लकीली हुआ कि इनके साइज कंपैटिबल हो गए छोटे एटम के साइज के। छोटे एटम जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, उनके साइज के जितने वॉइड हैं, उनके साइज के जितने वॉइड होने की वजह से अगर मैं इसमें हाइड्रोजन या कार्बन डालूंगा तो वो क्या होता है, यहाँ पे फिट हो जाता है। जैसे मान लो बात करूं आयरन है, तो आयरन का हम स्टील बना लेते हैं। स्टील कैसे बनता है, आयरन में जब गर्म होता है, मोल्टन होता है, इंडस्ट्री में निकलता है, हम कोयला ग्राइंड करके डाल देते हैं। वो कोयले में क्या है, कार्बन। कार्बन क्या करेगा, ये जो वॉइड है ये भर देगा। ये क्या है, कार्बन। ये जो कंपाउंड बन गए, इस कंपाउंड में हमें बॉन्ड की नेचर नहीं पता, भी कार्बन के साथ कोवलेंट बना है या आयनिक बना है या मेटालिक, कुछ नहीं बना चाहे, लेकिन हाँ बॉन्ड जरूर बना है। ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड को हम खुद बनाते हैं क्योंकि इनके काफी फायदे हैं। वो फायदे क्या है, सबसे बड़ा एक फायदा ये है कि अगर ये वॉइड आप भर दोगे तो इससे इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, ये हार्ड सॉलिड बन जाएंगे। क्योंकि जब तक खाली जगह थी तब तक वो हार्ड नहीं था। ये ऐसे लगा लो दीवार है, दीवार में से कुछ ईंटें हम खींच लें तो गिरेगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। लेकिन अगर हम बीच बीच में पूरा सीमेंट भर देते हैं, यहाँ भी खाली जगह वहां सीमेंट भर दिया तो इसकी मजबूती क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो हमने सीमेंट भर दिया, कार्बन किसका काम करता है, सीमेंट का। जो भी खाली जगह थी वो भर दी, भरने से क्या हो जाएगा, पैकिंग ज्यादा अच्छी हो जाएगी, स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, हार्डनेस क्या हो जाएगी, ज्यादा अच्छी हो जाएगी।
मींस आयरन यूज होता है, स्टील यूज होता है बिल्डिंग मटेरियल, और वो स्टील क्या है, दैट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऑफ आयरन विद कार्बन। ठीक है, हो जाएगा। तो पहला लिखेंगे भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड, आपको आ जाएगा भी यही क्यों बनाते हैं, क्या लिखोगे बताओ, व्हाट इज द रीजन के ट्रांजिशन मेटल ही इंटरस्टिशियल बनाते हैं, ऐसे लोग क्यों नहीं बनाते। हाँ, क्योंकि इनके जो वॉइड का साइज है दैट इज कंपैटिबल विद साइज ऑफ सम स्मॉलर एटम लाइक हाइड्रोजन, लाइक कार्बन, है ना। तो पहला लिखो, ट्रांजिशन मेटल्स can form interstitial compounds because their void sizes are compatible with size of some smaller atoms like ज्यादातर हाइड्राइड बनते हैं, कार्बाइड बनते हैं, या रेयर नाइट्राइड बनते हैं। दो तीन तरह के कंपाउंड हमें दिखते हैं, हाइड्राइड, कार्बाइड और नाइट्राइड। ठीक है, आपको कहते हैं एस ब्लॉक के क्यों नहीं बना लेते, सोडियम के क्यों नहीं बनाते, उसे भी मजबूत बना लो। सोडियम इतना सॉफ्ट मेटल है, इसे कार्बन डाल के मजबूत बना लो, क्या लिखोगे, बिगर साइज है, कार्बन डालेंगे तो स्लिप हो जाएगा बीच में, ठहरता ही नहीं, है ना। पी ब्लॉक वालों में छोटे हैं, साइज फिट ही नहीं होते, तो सिर्फ बाय चांस हुआ, बाय नेचर है कि इनमें कंपैटिबिलिटी होगी, तो हमने उसका फायदा ले लिया अभी। ठीक है, फायदा क्या है इसका, क्यों बनाते हैं, इसका हमें बेनिफिट क्या होने वाला है, हार्डनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि प्रॉपर्टीज पे असर नहीं पड़ता, जो इसकी मेटालिक प्रॉपर्टीज हैं उनपे कोई असर नहीं आता, कंडक्टिविटी वैसी की वैसी रहती है, मैग्नेटिक करैक्टर वैसे का वैसे ही रहता है। मींस ऐसा नहीं है कि मैं मेटल की वायर है कॉपर की, मैंने वायर डालनी है, मैं कहूँगी वायर मजबूत करने से कार्बन डाल दिया या कोई और एटम डाल दिया, हाइड्रोजन भी, उससे कहीं ऐसा तो नहीं कनेक्टिविटी पे असर पड़े, कनेक्टिविटी कम हो जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मेटल्स का जो स्ट्रक्चर है वो वैसे का वैसा ही रहता है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना है, कनेक्टिविटी है, मेटालिक प्रॉपर्टीज हैं, उनमें कोई भी असर देखने को नहीं मिलता, है ना। तो थर्ड इसका एक फायदा ये भी है कि मेटालिक प्रॉपर्टीज विल नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होती, सबसे बड़ा फायदा ये है। अगर कोई कनेक्टिव है मेटल तो वो कनेक्टिव ही रहेगी, अब भी गुड कनेक्टर है, अब वायर्स में यूज कर सकते हो, क्योंकि ये तो अलग से पड़ा ना, इसका तो सिर्फ इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, कोई ऐसा बॉन्ड नहीं हमने बनाया भी कोवलेंट बॉन्ड बना दिया या आयनिक बना दिया। ठीक है, हो जाएगा बेटा, यहां तक पढ़ा, लास्ट एक प्रॉपर्टी रह गई है, हम मंडे पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी एक बार रीड कर लो, सिर्फ एक प्रॉपर्टी फर्स्ट ना, आपको कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं HCP BCC, वो मैंने आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाया नहीं, अभी हमने छोड़ दिया था ना, स्टार्ट किया था, तो वो सॉलिड स्टेट जब पढ़ लोगे तब आपको समझ आ जाएगा। एक पहला पैराग्राफ छोड़ के बाकी फिजिकल प्रॉपर्टी के पॉइंट पढ़ के देखो, है ना। मंडे चाहे NCERT ले आओ एक बार क्लास में, बीच बीच में लाइनें जो भी आपको डाउट है वो मेरे से पूछ लो। ठीक है, आगे टॉपिक फिर हम कंटिन्यू करेंगे, मंडे को अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, इतना पढ़ के आओ।